प्रधानमंत्री मोदी समेत प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। वीर सपूतों के नाम पर रखा गया 2 मिनट का मौन। पीएम मोदी ने कहा, सैनिकों की शहादत नहीं जाएगी बेकार। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पीएम ने कहा, समय पर किए गए लॉकडाउन से हमें मिला लाभ। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारतीय जवानों की शहादत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम देश को दे जवाब, आखिर कैसे चीन ने हमारी जमीन पर किया कब्जा। आम आदमी की पार्टी विधायक आतिशी हुई कोरोना पॉजिटिव, खुद को घर में किया क्वारंटीन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर आतिशी के जल्द ठीक होने की कामना की। उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में हुआ जल भराव, लोगों को मिली गर्मी से राहत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। राजधानी देहरादून की निरंजनपुर मंडी को एक आढ़तीय के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बंद कर दिया गया था। वहीं अब हालात सामान्य होने पर मंडी को फिर से खोल दिया गया है। अब मंडी की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसके चलते सिर्फ उन लोगों को अनुमति मिल पाएगी जिनके कोविड-19 के सैंपल ले लिए गए हैं। 4 जून को जब जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो मंडी को बंद करने का आदेश दिया गया था और पिछले 10 दिन से लगभग मंडी बंद थी और फिर 14 तारीख को इस विषय में एक मीटिंग भी हुई थी और उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो भी मंडी के जो आढ़ती हैं जिन्होंने टेस्ट करा रखा अपना कोविड-19 टेस्ट, उन्हीं को प्रवेश करने दिया जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय, एसपी सिटी महोदय और एसडीएम सदर और सीओ साहब वगैरह हम सब लोगों ने बैठकर निर्णय लिया कि जो भी आढ़ती है जिन्होंने अपना कोविड-19 का टेस्ट करा रखा उन्हीं को एंट्री दी जाएगी और साथ ही साथ जो भी जो काम करने वाले हैं यहाँ पे लेबर हैं जिनका हमने रैपिड टेस्ट करा रखा उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। और इसके साथ सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया गया इसमें कि जो हमने फल सब्जी मंडी में दोनों का सेपरेशन कर दिया। जो सब्जी मंडी को हमने प्रातःकाल 4 बजे से लेकर 8 बजे तक किया है और फल को हमने 9 बजे से 1 तक परमिशन दी है। और इसमें हमने ये कोशिश की है कि जो सोशल डिस्टेंस को उसको मेंटेन किया जाए। सबसे बड़ा जो इश्यू है सोशल डिस्टेंस को। और साथ ही साथ गेट में हमने थर्मल स्कैनर की संख्या बढ़ा दी है। इसमें लगभग 10 थर्मल स्कैनर और जो हमने एक और यूवी हमने एक गन सैनिटाइजर का भी इसमें 2 गन सैनिटाइजर हम लोगों ने मंगा रखी है ताकि जो भी हम उपभोक्ता यहाँ पर आए उसको गन सैनिटाइजर और उससे होकर जाए। कोरोना का असर हर तबके पर पड़ा है, लेकिन गरीब तबके को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। उत्तराखंड के गदरपुर विधानसभा और उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र की धान और गेहूं ही मुख्य फसलें हैं, जबकि अन्य फसलें जैसे कि मटर, दालें, फूल और गन्ना मौसम और लॉकडाउन की मार झेल चुकी है। लेकिन धान और गेहूं की फसलों की भी सही से अभी तक खरीद नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल प्रति एकड़ 20 से 25 हजार का घाटा हुआ है। लेबर जाने से वहाँ की अधिकतर राइस मिलें 70-80% राइस मिलें में बंद पड़ी हैं। उनके पास लेबर नहीं है। दूसरी ट्रांसपोर्ट की समस्या भी है, लेबर की यहाँ गदरपुर मंडी में भी समस्या है। लॉकडाउन का बायर कम होने से 300-400 रुपये प्रति क्विंटल किसानों का रेट कम मिल रहा है प्रत्येक वर्ष की तुलना में। 3000 से 3300 बिक्री ऊपर में, उसके मुकाबले तो 1200-1300 रुपये का फर्क है। लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा था लास्ट ईयर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उसके मुकाबले 2500 धान तो बिकना चाहिए थे। हम मानते थे 2500 की बिजाई जब हुई थी, किसानों ने पूछा तो हमने 2500 बिकेगा। तो वहीं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रदेश सरकार की ओर से शासन आदेश निकाला जा चुका है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग भी हरकत में आया है। बची हुई बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी कमर कस ली है। और इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मंडल शिक्षा अधिकारी महावीर सिंह बिष्ट ने सभी विद्यालय के व्यवस्थापकों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं अवशेष रह गई हैं, उसके लिए शासनादेश और अन्य आदेश जारी हो चुके हैं और सभी केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया गया है कि सर्वप्रथम अपने विद्यालयों को साफ सुथरा करें, उनको सैनिटाइज करें और जो विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर बने थे या आपदा सेंटर बने थे
उनके लिए भी संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि वो जल्दी से जल्दी उन विद्यालयों को खाली कर दें। और संभवतः क्योंकि 15 तारीख तक की डेट थी तो वो विद्यालय खाली हो भी गए होंगे, और हमारे जो केंद्र व्यवस्थापक हैं वो उनको सफाई करवा रहे हैं, उनको सैनिटाइज करवा रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने अभिभावकों से और बच्चों से भी अनुरोध किया है कि वो अपने बच्चों को मास्क पहना करके इस परीक्षा सेंटर पर भेजें। एलएसी पर चीन की नापाक हरकत से देश भर में गुस्से का माहौल है और इसी कड़ी में देहरादून में कांग्रेस ने चीन के झंडे जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और कहा कि अब समय आ गया है, चीन को उसकी नापाक हरकतों का जवाब देना चाहिए। साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार भले ही कमजोर हो सकती हो, लेकिन हमारे जवान सरहद पर हमेशा देश की सुरक्षा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। है कि आज चाइना हमारे देश को आंख दिखाने का काम कर रहा है। चाइना हमारे देश के जवानों को मार रहा है। कल हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए, जिसमें एक कर्नल शामिल है। आज कम से कम 45 साल बाद ऐसा दृश्य भारत की जनता को देखने को मिला है। पूरा देश आज दुखी है और गुस्से में है, लेकिन भारत की जो हमारी सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सो रहे हैं। इतने दिन के दौरान पिछले 5 मई से ये लोग देश से झूठ बोल रहे हैं, देश को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। 7 हफ्ते हो चुके हैं चाइना हमारी जमीन पे आके खो खो खेल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेरो शायरी में बिजी हैं और सोने में बिजी हैं। ये चीज़ हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इनका ये जो डिनायल मोड है, ये इसी तरह से ये रणनीति पे चल रहे हैं कि देश की जनता से झूठ बोलो, देश की जनता को गुमराह करो। ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए कई लोगों को फिर से रोजगार मुहैया कराने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन और सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने एक खास पहल की है। उद्योगपतियों के संगठन सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने एक उद्योग सुविधा केंद्र की स्थापना की, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉडल पर काम करेगा। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अपनी सभी योग्यताओं की जानकारी देकर रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो वहीं 15 और 16 जून की रात को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में हुई झड़प के बाद में खबर यह आई कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ उन जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी है। तो ये नज़ारा अभी हम आपको सीधे दिखा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर उन सभी 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरे देश ने उन जवानों को तो श्रद्धांजलि दी ही है और साथ ही साथ पटना के जो जवान है सुनील कुमार, उन्हें भी यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बता दें कि 20 सैनिक जो शहीद हुए उनमें पटना के जवान सुनील कुमार भी शामिल थे। और ये नज़ारे हम आपको सीधे दिखा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से, जहां शहीद हवलदार सुनील कुमार को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरा देश इस समय शोक में है और चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान कर रहा है। पूरे देश में जगह जगह पर इस तरीके के आंदोलन किए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के नाम, रक्षा मंत्री के नाम कई जगह से आवाज उठ रही है और उनसे ये आग्रह किया जा रहा है कि अब चीन से डरना बंद करें। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से हमारे जवानों ने बहादुरी से उन चीनी सैनिकों का मुकाबला किया है और उनके भी 40 से भी ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया, उसी बहादुरी से अब चीन का संपूर्ण देश मुकाबला करने को तैयार है, जवानों के साथ खड़े होने को तैयार है। अब सभी तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि चीन को अब करारा जवाब देना पड़ेगा।
बढ़ते खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के ऋषिकेश के नगर निगम महापौर ने भारत और चीन के बीच हुए खूनी संघर्ष में शहीद हुए देश के 20 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अंबेडकर चौक के जीर्णोद्धार कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया। बुधवार को नगर निगम की ओर से आयोजित होने वाला अंबेडकर चौक मूर्ति अनावरण कार्यक्रम भारत चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष में देश के वीर सपूतों की शहादत के बाद स्थगित कर दिया गया। अपने उन वीर सपूतों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और आज यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति का अनावरण और चौक का जो सौंदर्यकरण हुआ उसके अनावरण का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन जैसे सूचना प्राप्त हुई कि हमारे वीर रणबांकुरों ने अपने देश के आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और लद्दाख में जिस छद्म भाव से चीन ने अपनी जो ओछी हरकत वहाँ पे हमारे वीर सैनिकों के साथ में करी है, हमारे सैनिकों ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। वहीं कोरोना वायरस ने जहां देश और प्रदेश में हाहाकार मचाए हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी बढ़ने से अब तराई क्षेत्र के लोगों में पानी का संकट मंडराने लगा है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी बढ़ने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जगह जगह सैकड़ों नल खराब पड़े हैं, जिसके चलते लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई वहां पर नहीं हो पाई है। सम्मानित जो पार्षद हैं उनके द्वारा ये घटना मेरे संज्ञान में लाई गई थी, लेकिन उन्होंने अपने शिकायत के साथ ये भी बताया कि पिछले बार जो मरम्मत होती थी, इसमें मरम्मत के नाम पर जो भी हैंडपम्पों की मरम्मत होती थी वो 2-3 दिन बाद फिर वही स्थिति में आ जाती थी खराब में। और जितना मुझे मेरी जानकारी थी, मेरा प्रशासनिक अनुभव है, उसके आधार पर जल संस्थान या जल निगम के जो अधिकृत जो ठेकेदार होते हैं उनका भली भांति पंजीकरण करके वो लोग उनको अपनी गारंटी के साथ उनसे काम कराते हैं। इस क्रम में उधम सिंह नगर में मैंने जल निगम के जो एक्शन साहब हैं उनसे बात की और उन्होंने आज ही मुझे जो उनका अप्रूव जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उसकी लिस्ट मुझे उपलब्ध कराई है और उनका अपनी जो टेंडर प्रोसेस भी उपलब्ध कराई है। और आज ही हम जो है इसको रिकमेंड कर रहे हैं कि जो नगर निगम के, मैं आपकी जानकारी अपडेट कर दूँ, मैंने इसको देखा है 156 तरीके से देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से भयंकर गर्मी इस समय पड़ रही है, उसके बावजूद भी क्षेत्र के सैकड़ों नल बिल्कुल पानी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बंद पड़े हैं पिछले 6 महीने से। नगर निगम प्रशासन, नगर आयुक्त बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें मतलब नहीं है। उनको तो एसी में बैठ करके और ठंडा पानी चपड़ासी पिला देता है, मिनरल वाटर। लेकिन गरीब जनता इन नलों का ही पानी पीती है और वो नल का पानी भी गर्मी में नहीं मिल पा रहा उन लोगों को। मैं आपको दिखाता हूँ क्या हालात हैं क्षेत्र में नलों के। ये देखिए नल खराब पड़ा हुआ है, ये पूरी तरीके से खराब है नल। ये देखिए अपने आप चलता है ये नल। आप हालात देखिए इस नल के। तो मेरा नगर निगम काशीपुर से अनुरोध भी है और मांग भी है कि जल्द से जल्द गर्मी की परेशानी को देखते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान करें। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है। जल्द से जल्द नलों को सही। वहीं राजस्थान में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजकर राज्य के कुल उत्पादन में से 15% चना और सरसों की खरीद के लिए अनुरोध किया है। जाट ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में लिखा कि कोविड-19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की विकास दर 1.9% रही, जबकि अन्य क्षेत्रों की विकास दर 0 से नीचे चली गई। जाट ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने के साथ ही किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए सुझाव दिए हैं। अभी किसानों को अपना चना बाजार में बेचना पड़ रहा है। उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1000 से लेकर 1200 रुपये तक कम दाम मिल रहे हैं। इसलिए हमने सरकार से आग्रह किया है कि वह चना और सरसों की संपूर्ण खरीद करें। जब तक संपूर्ण खरीद नहीं हो तब तक राज्य सरकार के पत्र के अनुसार केंद्र को कम से कम 50% उपज की खरीद करनी चाहिए। और इसमें हमने राज्य सरकार से भी आग्रह किया है कि जब तक ये सब बातें हों तब तक उनके लिए जो प्रावधान किए हैं कि वे भी 40% तक
यानी कुल उत्पादन में से 15% खरीद कर सकते हैं, वे अपने स्तर पर ये खरीद शुरू करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। अब रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की और आपको बता दें कि भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों की शहादत को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने जवानों के शौर्य पर गर्व जताया। उन्होंने कहा कि चीनी सेना द्वारा हमले में देश के कुछ सैन्य अधिकारी सहित 20 जवानों की शहादत से पूरे देश में भारी रोष है, गंभीर चिंता और व्यग्रता भी है। चीनी सेना द्वारा हमले में देश के उच्च सैन्य अधिकारी सहित 20 जवानों की शहादत से पूरे देश में भारी रोष भी है, गंभीर चिंता और व्यग्रता भी। पूरे देश को हमारे वीर सपूतों के शौर्य पर गर्व है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे भारत मां की अस्मिता की रक्षा की है। भारत के साहसी सैनिकों पर हमें नाज है, जो आज भी सीना ताने दुश्मन के सामने खड़े हैं। चीनी सेना के इस दुस्साहस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मोदी सरकार ने मौन साध लिया है। देश को उम्मीद नहीं थी कि 40 दिनों की दिल्ली के हुक्मरानों की सरकारी चुप्पी का परिणाम इतना हृदय विदारक होगा। केंद्रीय भाजपा सरकार की खामियों और नाकामियों की वजह से हमारे सैनिकों की शहादत का यह दुखद दिन और वेदना भरा दिन देश को देखना पड़ा। श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी व पूरा प्रतिपक्ष बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगाते रहे, आगाह करते रहे कि कुछ बताइए कि आखिर सीमा पर परिस्थितियां क्या हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से पार्टी प्रत्याशी ओंकार सिंह लखावत ने एक ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। लखावत से जब मीडिया ने बीजेपी की ओर से कांग्रेस विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास के मुख्यमंत्री गहलोत के आरोप पर प्रतिक्रिया चाहिए तो उन्होंने कहा, मैं तो 25 रुपए की सब्जी, लौकी और आलू भी खरीद कर लाने की स्थिति में नहीं हूं। 25 करोड़ कहते हैं, मेरे तो यार 25 रुपए की सब्जी, मुश्किल से लौकी और आलू ही लाने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे बारे में सब जानते हैं और हम किसके 25 करोड़, हम तो नाम ही नहीं सुना जिंदगी भर के अंदर। सब करने के बावजूद भी ये सारी चीजें कि मैं ये कहता हूँ कि ये जो प्रचलन बन गया इस तरह की बातें करने। युवा वर्ग के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की होती है और बदलते आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के इस दौर में ग्रामीण क्षेत्र का युवा वर्ग अपने खेती किसानी के परंपरागत कार्यों में अपने परिवार का हाथ बटा रहा है, साथ ही साथ खेतीबाड़ी के नए तौर तरीके भी अपना रहा है। और ऐसे ही न्यूज इंडिया ने युवा किसान से की खास बातचीत। किसानी का रूप और स्वरूप बदलता जा रहा है। यंगस्टर्स भी अपना जो पुश्तैनी काम है खेत का, वो अपने पेरेंट्स के साथ में जो हाथ बटाते हैं और जो नए आइडियाज़ है, इनोवेटिव आइडियाज़ है, खेती किसानी में जो बदलाव आ रहा है, तौर तरीके जो बदल रहे हैं, उसके अनुरूप खेती करना लाभ का सौदा मानते हैं और वे अपने पुश्तैनी इस काम को जो है परंपरा से चला आ रहा है उसमें कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। यही वजह है कि आजकल खेतों में जो है युवा वर्ग अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। समय बदल रहा है, तरीके बदल रहे हैं खेती के, और युवा वर्ग है वह अपने पुश्तैनी काम जो है, परंपरागत जो काम है खेती किसानी का, उसमें शामिल होकर के एक नए रूप और स्वरूप को सामने ला रहे हैं। क्या कहना है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आज का यूथ है वो खेती में बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गया है और नए नए तरीक़ों से टेक्निकल खेती करते हैं, जैसे कि ड्रिप सिस्टम वगैरह हो गए, कई प्रकार की और भी खेतियां हैं जो बिना सीज़न की जो सब्जियां होती है वो भी आसानी से उगाई जा सकती है। इन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से फसल पैदा की जा रही है।
ऐसा माना जाता है कि खेती बारिश और मानसून पर आधारित है। जब आसमान में जो है बादल देखता है किसान तो उसका मन प्रफुल्लित होता है, खुश होता है कि इस बार जमाना अच्छा आएगा। लेकिन अब खेती के जो तौर तरीके वो बदल रहे हैं। अब वो 12 महीने की खेती होने लगी। अब वो अवसर विशेष की नहीं है कि मानसून आएगा तभी खेती होगी, फसल आएगी। अब 12 ही महीने किसी न किस रूप में खेत जो है वो भरे रहते हैं, चाहे सब्जियों से हो या फसलों से हो। जी, आपकी बिल्कुल सही बात है। इसमें जो पानी की वो बनाए जाते हैं बड़े बड़े हौद वगैरह, उनसे खेती की जा रही है और हर सीज़न की सब्जी आराम से उगा लेते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसीलिए कहा जाता है कि खेती किसानी अब मौसम पर निर्भर नहीं रहा। मौसमी खेती एक अलग चीज़ है, वो तो होती ही है, जैसे कि सावन के महीने में हो या सर्दियों में हो, रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, वो तो होता है। लेकिन उसके अलावा जो समय बचता रहता है उसमें यंगस्टर्स जो है नया प्रयोग करते हैं। कभी सब्जियां उगा लेते हैं, मौसमी सब्जियां उगा लेते हैं। इस तरह से कभी ऐसा माना जाता था कि खेत और सिर्फ 2 बार ही फसल देता है, लेकिन अब बदलते माहौल में खेत भी एक लाभ का सौदा हो गया है और 12 महीने जो है वो भरा पूरा रहता है। फसलों के हिसाब से कभी सब्जियां होती है, कभी फसल होती है। इस तरह से खेत अब किसानों के लिए घाटे का सौदा नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा बनता जा रहा है और युवा वर्ग उसमें बहुत जो है आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं अपने इस पुश्तैनी कामकाज को लेकर के। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो वहीं भारत के शहीद हुए जवानों से आक्रोशित करणी सेना ने चीन के खिलाफ 22 गोदाम पर प्रदर्शन किया। चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय करणी सेना चीन का पुतला फूंकने के लिए वहां इकट्ठा हुई। तो वहीं पुतला फूंकने से पहले ही अशोकनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने चीन के पुतले को फूंकने से रोक दिया। करणी सेना की ओर से इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में भी सीबीआई जांच की मांग की गई। वहीं राजधानी जयपुर की खोनागौरियन पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरों की टोली का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से पूछताछ के दौरान दर्जनों वारदातों का खुलासा भी हुआ। आरोपियों ने लॉकडाउन के दौरान ही करीब 7 से 8 चोरी की वारदातों को अंजाम भी दिया। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और ये चारों नकबजनी की वारदातों को अंजाम देते हैं। लूट की वारदातें भी इनके खिलाफ है, पूर्व में दर्ज है। ये लोग एक गैंग के रूप में काम करते हैं। जैसे रात को हमारे को ये सूचना मिली थी कि डीएसटी टीम हमारी लगी हुई थी, हमारी थाने की टीम भी लगी हुई थी और जब ये सूचना मिली कि साहब ये 4 लोग बैठे हुए हैं और कोई इंदिरा गांधी नगर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का इनका कार्यक्रम चल रहा है, तो हम लोगों ने इसको टीम घेरा डाल करके वहाँ पर पकड़ा। टीम के रूप में गए थे हम सारे के सारे। तो मुख्य रूप से ये पहले घरों की रेकी करते हैं कि किस घर पर ताला लगा हुआ है। दिन में ये रेकी कर लेते हैं, रात को जाकर के उस घर में ताला तोड़ते हैं। 2 व्यक्ति बाहर रहते हैं दोनों किनारों पर रोड के, जिससे कि कोई गाड़ी आ रही हो, कोई व्यक्ति आ रहा हो। तो वहीं राजधानी जयपुर के चित्रकूट थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन से 1 करोड़ रुपए की ठगी कर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ठगबाज वृंदावन में साधु के वेश में छुप कर रह रहा था। वहीं आरोपी ने ऑनलाइन बिजनेस करने के नाम पर कई लोगों से करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर चित्रकूट थाने में पीड़ितों द्वारा मामला दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी गहनता से तलाश कर रही थी। वहीं राजस्थान के पाली के सुमेरपुर में लॉकडाउन के चलते स्थगित की गई 12वीं बोर्ड की परीक्षा अब गुरुवार से शुरू होगी। ये परीक्षा 18 जून से 30 जून तक चलेगी। इसको लेकर सुमेरपुर और तखतगढ़ में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं और साथ ही साथ तखतगढ़ कस्बे के संघवी केसरी उच्च माध्यमिक विद्यालय को सैनिटाइज भी किया गया है। वहीं पाली के तखतगढ़ में नगर पालिका प्रशासन मानसून से पूर्व की तैयारियों में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधन की तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। अधिशासी अधिकारी नरेंद्र सिंह काबा ने कहा कि नगर पालिका की ओर से प्रतिवर्ष मानसून के पूर्व शहर के सभी बड़े नाले एवं नालियों की सफाई के लिए बजट जारी होता है, लेकिन इस बार नगर पालिका बिना किसी बजट के नालों की सफाई करवा रही है। आपके निर्देश अनुसार जो भी नदी नाले है एवं तालाब, जैसे आपके तखतगढ़ में एक तालाब है, उसकी भी सफाई का कार्य चल रहा है और टोटल मिला के 7 नाले हैं। 7 नालों में से 5 छोटे नाले, 2 बड़े नाले, उनकी सफाई का भी कार्यक्रम चालू है। जैसे पिछली बार आपको ध्यान रहा होगा तो जो मुख्य नाले थे और जो तालाब से जो आउटलेट था उसकी सफाई नहीं हो पाई थी। इस कारण से
बाढ़ की स्थिति बनी थी। इस बार तालाब का जो आउटलेट है उसकी सफाई की कार्यक्रम। राजस्थान के अजमेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। साथ ही साथ 2 नशे के तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पकड़े गए गांजे की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। के निर्देशानुसार अजमेर जिले से गुजरने वाले NH 79 पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों की धरपकड़ हेतु पुलिस द्वारा नाकाबंदी की जाती रहती है। इसी क्रम में कल दिनांक 15/6 को शाम को श्रीनगर थाना पुलिस द्वारा थानाधिकारी और उनकी टीम द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दरमियान एक कैंटर ट्रक जिसमें कटहल भरे हुए थे और कटहल भी वो सड़ी हुई स्थिति में थे, जिसको देखकर पुलिस टीम को उस पर संदेह हुआ। ट्रक को साइड में रुकवाकर पुलिस टीम द्वारा उसको चेक किया गया, तो चेक करने पर कटहल के नीचे उसमें कट्टों में करीब 20 कट्टों के अंदर 480 किलो गांजा। तो नागौर के डीडवाना के रहने वाले 2 युवा प्रशिक्षु जवानों का अचानक निधन हो गया। दोनों ही जवान आपको बता दें कि लखनऊ स्थित भारतीय सेना के आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लगातार 2 दिनों में डीडवाना के 2 जवानों के निधन की खबर से डीडवाना क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। वहीं जयपुर जिले के चोमू उपखंड में भी कोरोना मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि सामोद थाना इलाके में आज फिर से 2 कोरोना मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। तो वहीं चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। आपको बता दें कि सामोद कस्बे में 3 दिन पहले चिकित्सा विभाग की टीम ने 37 जनों के रैंडम सैंपल लिए थे, जिनमें आज 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दौसा के टोल्टा गांव में जीएसएस पर गेहूं वितरण करते समय व्यवस्थापक और राशन डीलर के साथ कुछ ग्रामीणों ने मारपीट की, जिसके बाद राशन डीलर एसोसिएशन विक्रेता संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। 11 साढ़े 11 बजे गेहूँ लेना आया, उसको फिंगर के दोबारा गेहूँ दिया गया सर। उसके बाद में दोबारा वो 12:30 पौने 1 बजे के लगभग आया और वो फिर फिंगर लगाने लगा, तो उससे बोला भाई तू गेहूँ पहले ही ले गया, अब दोबारा तेरे को गेहूँ नहीं मिलेंगे। मशीन को उस मशीन बता रही है ये बात। वो वैसे उस बात को लेकर उसने पत्थरबाजी की और अंदर ऑफिस में बैठा था, मैं साइड में उसका पल गेहूँ बांट रहा था, उसकी मशीन लेके भग गया। फिर उसके दोनों छोर आए और मैं ऑफिस में बैठा था, ऑफिस में मेरा रिकॉर्ड लेके भग गए और पत्थरबाजी वो धारदार हथियार से सिर पे दे के फिर भग गए। वहीं राजस्थान के दौसा जिले में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जब बुधवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 96 हो गई है। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की तादाद को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि जिले में 7 मरीज कोरोना पॉजिटिव मंगलवार को भी पाए गए थे। 96 केस हमारे पॉजिटिव हो चुके और ये आज जो पॉजिटिव आया वो भी हम दिल्ली से गाड़ी से आया था, आश्रम एक्सप्रेस से आया था और हमने इसका रेलवे स्टेशन पे ही सैंपल दिया था और वो आज पॉजिटिव आया और उसको जिंदा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। हालांकि ये प्रवासी जो भी आ रहे हैं उनका ज़्यादातर का हमें जो सैंपलिंग करा रहे हैं, पर उनमें ज़्यादातर लोग ये पॉजिटिव हैं। अब तक के 49 प्रवासी पॉजिटिव आए और उनके कॉन्टैक्ट में आए वो भी पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आए, इसलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये संख्या बढ़ के 95 है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।